वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी। जैसे कि आपको पता है कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जिसमें आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की। देखिए, जब हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको दूसरा नाम दिया जाता है बेटा ऑर्डिनल अप्रोच। पहले समझ लेते हैं ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच मतलब क्या है कि आप किसी भी प्रेफरेंस को ना अपने अपने लाइफ में जो आपके प्रेफरेंसेस है उसको आप क्या कर रहे हो बेटा, ऑर्डर में सेट कर रहे हो। अनलाइक यूटिलिटी मेथड, जो आपने यूटिलिटी मेथड में किया था उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको? कार्डिनल अप्रोच। वहां क्या किया आपने? वहां पर आपने कहा कि भैया मैंने एक रोटी खाई, इससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। नंबर्स में बात की आपने, सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में कह दिया भैया। लेकिन यहां पर दो लोग हैं, एक है हिक्स, दूसरे हैं एलन। ये कहते हैं कि भाई एक बात बता, सठिया गए हो क्या? सठिया गए हो तुम? कभी ऐसा होता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस कंज्यूम की और उसके बाद हमने कहा ओहो 50 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, 55 यूटिल की सेटिस्फेक्शन, 100 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। ये तो बेवकूफाना बातें। हिक्स और एलन की ये बात हमें समझ में आने लगी। हमने कहा बात तो सही है भैया, बट बेटा वो एनालिसिस भी पढ़ना है हमें, और ये एनालिसिस भी पढ़ना है। अब डिसाइड आपको करना है दोनों में से कौन सा सही तरीका है एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचाने का। तो स्टार्ट करें बेटा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये देखिए, यहीं आपके लिए नोट्स तैयार है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के टॉपिक नंबर 1 में आइए, तो हम कहते हैं बेटा ये मोर रियलिस्टिक मेथड है। देखो यहां पे जितनी चीजें हो सकती थी, यहां इस पार्ट में जितनी चीजें हो सकती थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ बेटा यहां नोट्स फॉर्म में गिवन है आपके पास। तो क्या बोल रहे हैं इसको हम? मोर रियलिस्टिक मेथड। हो सके तो नोट डाउन कर लेना बच्चों। क्या है बच्चों ये? मोर रियलिस्टिक मेथड है। सर आपने जो कहा यूटिलिटी मेथड, वो रियलिस्टिक नहीं दिखता सर। ऐसा थोड़े होता है कि हमने कोई चीज कंज्यूम की और कह दिया भैया इतने यूटिल की सेटिस्फेक्शन। ये नहीं होता सर। जबकि ऐसा जरूर होता है कि अगर पिताजी ने इतनी इनकम कमाई, मान लो 50,000 की इनकम है, तो वो प्रेफरेंस जरूर सेट कर लेते हैं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व पे हम उन प्रेफरेंसेस को देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बेटा? मोर रियलिस्टिक मेथड है। बोलो क्या है बेटा? ये मोर रियलिस्टिक मेथड है। बोलो ना बेटा, मोर रियलिस्टिक मेथड है। कैसे कैसे करेंगे बेटा इसको हम? इंडिफरेंस कर्व टूल क्या रहेगा इसके लिए? इंडिफरेंस कर्व टूल की मदद से करेंगे, एनालिसिस करेंगे बेटा हम किसके? कंज्यूमर बिहेवियर की, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी यहां पर इंडिफरेंस कर्व मेथड से होगा। ठीक है। ये किस पे बेस्ड है बेटा? ये बेस्ड है कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। जनरली कंज्यूमर ऐसे ही बेटा डिमांड करता है। हम ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पे समझना बेटा, ये इस बात पे डिपेंड करती है। ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली, ये क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ना। भाई नंबर्स में कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता इसको। इसीलिए यूटिलिटी मेथड जो था ना, उसको एक खींच के चांटा पड़ रहा है बेटा। खींच के चांटा मार रहे हैं हम लोग। हमने कहा मार्शल साहब तुमने जो ये भी बताया ना, ये सब कुछ बताया यूटिलिटी मेथड में, सब गलत, सब गलत। हम नहीं मानते। एक्स और एलन ने कह दिया कि ये तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, आप इसको काउंट कैसे कर सकते हो? कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इसको मेजर कैसे कर सकते हो भैया? क्वांटिटेटिवली तो ये पॉसिबल है ही नहीं। बोलो समझ में आ रही बात? ह्यूमन सेटिस्फेक्शन क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल फिनोमिना। क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इसीलिए इसको मेजरमेंट इसका पॉसिबल नहीं है। साइंटिफिकली अगर मैं कहूं तो ज्यादा साउंड दिखाई देता है, ये ज्यादा साउंड दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट बेस है ऑर्डरिंग ऑफ प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ना अपने नीड का ऑर्डर सेट कर लेते हो, अपने वांट की ऑर्डर सेट कर लेते हो। इसी को तो इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस कर्व मेथड या ऑर्डिनल अप्रोच। देख रहे हो, ऑर्डर में सेट कर दिया। वहां क्या था? कार्डिनल अप्रोच। कार्ड में नंबर होता है ना, नंबर में बात होती थी, क्वांटिटी में बात होती थी, क्वांटिटेटिवली बात होती थी। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोला मैंने आपको? मोर रियलिस्टिक मेथड है सर। यहाँ पे टूल यूज करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। भैया ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करता है। ये ना ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसीलिए इसको आप क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत साउंड दिखाई देता है कि आप प्रेफरेंस के बेसिस पे ऑर्डर सेट करो मेरे बच्चों। कोई दिक्कत है सर? नो सर, नो, कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सर अगर आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ना है, कोई भी लॉ बतानी है मैंने, तो भैया सबसे पहले आता है एजम्पशन। कोई भी लॉ परफेक्ट तो है नहीं, हमें एज्यूम करना पड़ता है। इन चीजों को एज्यूम करेंगे तब जाकर के वो लॉ
परफेक्ट बनता है दोस्त। तो एजम्पशन क्या होता है, अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो यहां एजम्पशन में एजम्पशन नंबर 1 सबसे पहले, फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इज द एजम्पशन दैट द कंज्यूमर नोज इज ऑन टेस्ट। मतलब क्या, कंज्यूमर को भैया नॉलेज है, कंज्यूमर को क्या बता, नॉलेज है कंज्यूमर को। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज भैया कंज्यूमर जो है ना अपने प्रेफरेंसेस को जानता है, ऐसा नहीं, बेवकूफ नहीं बनाओगे आप इसको। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल कंज्यूमर। क्या बोलते बोलो, रैशनल है कंज्यूमर हमारा। बोलो ना, कंज्यूमर कैसा है बेटा, रैशनल है। अरे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आए हैं, इक्विलिब्रियम डिसाइड करना चाहते हो, आपके पैसों के मुकाबले आपको डिमांड एंड सप्लाई बराबर में सेटिस्फेक्शन दे कम से कम, ये डिसाइड करना चाहते हो मेरे बच्चों, कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए ना। अगर रैशनल ही नहीं है तो भैया महंगा खरीद लेगा, कहेगा अरे मजा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सस्ता खरीद, समझ रहे हो भाई, रैशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट। देखो, रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन व्हिच ही लिव्स। द कंज्यूमर इज रैशनल, आगे भी कह रहे हैं, देखो कंज्यूमर क्या है बेटा, रैशनल है एंड टेंड्स टेक रैशनल एक्शंस, और इसीलिए वो रैशनल एक्शन ले रहा है। ऊपर कह रहे हैं नॉलेज है और प्रेफरेंस के बारे में उसको नॉलेज है, नीचे हम कह रहे हैं रैशनल है, जितने भी डिसीजन लेगा वो सारे के सारे क्या होगा बेटा, सारे के सारे जो है वो उसने रैशनैलिटी के बेसिस पे ही लिया होगा। द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes that the utility is only ordinarily expressed। हाँ याद रखना, जो यूटिलिटी है ना वो ऑर्डर में एक्सप्रेस हो सकती है, क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं होगी। किस में एक्सप्रेस नहीं होगी, क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं होगी। द कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग ऑल, बोलो ना, कंसीवेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज और गुड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन दे यील्ड। जितनी सेटिस्फेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा बेटा, प्रेफरेंस सेट करेगा, ठीक है, रैंक सेट करेगा। अगर मान लो रैंक ए बी सी डी ई, इस तरीके से वो क्या करेगा बेटा, इसकी रैंक सेट कर देगा। करेक्ट है। कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव, मतलब क्या, इफ द कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन ए टू बी, उसको लग रहा है ए वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है बी के मुकाबले, या बी वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है सी के मुकाबले, तो वो उसको प्रेफर करेगा बच्चों। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न रहता है यहाँ पे। अ कॉम्बिनेशन, देख रहे हो, कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज, याद रखिएगा, देन कमोडिटी बी, सॉरी कॉम्बिनेशन बी, तो वो ए को चूज करेगा। किसको चूज करेगा बेटा, ए को। मोर इज बेटर के फिलॉसफी पे चलते हैं हम। जिस वाले कॉम्बिनेशन में, जिस वाले बास्केट में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे ना बच्चों, हम वहां ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, हम वहां ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। कितनी बातें बेटा, 4। एक बार दोबारा से, एजम्पशन नंबर 1, कंज्यूमर को नॉलेज है, कंज्यूमर क्या है बेटा, उसको उसके प्रेफरेंस के बारे में पता है। कंज्यूमर क्या है बेटा, रैशनल है, कंज्यूमर क्या है बेटा, रैशनल है। बोलो, रैंकिंग लगाना जानता है कंज्यूमर, क्या लगाना जानता है बेटा, रैंकिंग लगाना जानता है। क्यों, क्योंकि यूटिलिटी को यहां पर कैसे बेटा, कैसे, हाँ 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 बोलो, ऑर्डिनरली एक्सप्रेस किया जाता है। कैसे बेटा, ऑर्डिनरली एक्सप्रेस किया जाता है। कंज्यूमर की चॉइस जो है टू बी, वो क्या है, ट्रांजिटिव है। कैसे है बच्चों, ट्रांजिटिव है। वो देखता है एक बास्केट के मुकाबले अगर बी ज्यादा पसंद है तो वो ए के साथ जाएगा, है ना, सी ज्यादा पसंद है बी के मुकाबले तो वो सी के साथ जाएगा। तो भैया जनरली जो है उसको ट्रांजिटिव है, उसको पता है कि भैया कौन से वाले में उसको कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा मोर इज बेटर, क्या बोला हमने, मोर इज बेटर। जनरली कंज्यूमर को जहां से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा वो वही चूज करेगा। बोलिए बेटा, ये 4 के 4 एजम्पशंस क्लियर है या नहीं है, ऊपर आपको ये क्लियर है या नहीं है, बोलो, समझ में आ रही बात, आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ सर, सब समझ आ रहा है, आ जाओ जी, टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 है क्या बेटा, टॉपिक नंबर 3 क्या है, इंडिफरेंस कर्व। क्या है बच्चों, इंडिफरेंस कर्व, याद करना सब कुछ, हाँ, इंडिफरेंस कर्व। इसको ना एक और नाम दे रहे, आइसो यूटिलिटी कर्व, नाम याद करो, आइसो यूटिलिटी कर्व। इंडिफरेंस बोलो, आइसो बोलो, इक्वल यूटिलिटी कर्व बोलो। इंडिफरेंस आइसो इक्वल बोलो ना, इंडिफरेंस आइसो इक्वल यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व आइसो कर्व या इक्वल यूटिलिटी कर्व। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, क्या बोल रहे हैं हम लोग कह रहे हैं कि सर ऑर्डिनल एनालिसिस है आपका। कैसा, ऑर्डिनल एनालिसिस है, यही तो बोलता आ रहा हूं। किसने दिया, हिक्स, किसने दिया भैया, हिक्स ने और एलन ने, नाम याद रखेंगे, हिक्स और एलन। यूटिलिटी वाला किसने दिया था, मार्शल ने, ठीक है। सोर्स कंज्यूमर प्रेफरेंस ग्राफिकली, हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, ग्राफ पे कंज्यूमर के प्रेफरेंस को ड्रॉ करते हैं। सर डेफिनेशन तो बताओ, ऐसी कर लो, आप लोग डिस्कस कर लो, बहुत सिंपल है। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, कितने सर, कितने कॉम्बिनेशंस, बोलो, ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, कितने सर, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस। एक इंडिफरेंस कर्व पे कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस आएंगे बच्चों। ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ, कितनी कॉमोडिटीज होंगी, 2 कॉमोडिटीज। मेरे बच्चे 2 ही तो एक्सेस है ना, ग्राफ पे यही तो लिमिटेशन है हमारे साथ कि 2 ही एक्सेस है, एक एक्सेस एक्स है और दूसरा वाई है। तो हम कितनी कॉमोडिटी की बात कर सकते हैं ग्राफ पे बेटा, 2 कॉमोडिटी की बात कर सकते हैं। और ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा,
इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन ड्रॉ करोगे ना, सारे सारे के सारे आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूं। देखो, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है ना मेरे बच्चे, वो ऐसा होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, अरे कहां जा रहे हो तुम, और ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा होता है इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है बेटा? इंडिफरेंस कर्व। इसके ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, एफ, कितने कॉम्बिनेशन है? अनलिमिटेड। बोला ना, कितने कॉम्बिनेशन है? आईसी रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। मान लो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास, तो ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, सी बराबर होगा डी के, डी बराबर होगा जी के, जी बराबर होगा जो भी है आगे। समझ रहे हो बात को? मतलब ए बी सी डी एफ जी सब कुछ बराबर है, सब बराबर है। इस पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इसीलिए तो उसका नाम क्या है बेटा? इंडिफरेंस कर्व। बोलो ना, नाम क्या है इसका? इंडिफरेंस कर्व। मतलब कंज्यूमर इंडिफरेंट है। मान इंडिफरेंट का मतलब क्या सर? अरे कंज्यूमर ना, उसके आंखों पे काली पट्टी बंधी है, काली पट्टी, जैसे कानून अंधा होता है, वैसे ही हमारा कंज्यूमर भी अंधा है। वो जाकर के किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज करेगा बच्चे, किसी भी एक कॉम्बिनेशन को चूज कर लेगा। इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है भाई, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। कोई ज्यादा नहीं मिल रहा उसको कहीं से भी, बराबर बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो किसी एक को चूज कर लेगा, वो किसी भी एक को चूज कर लेगा। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। क्या बोल रहे बेटा? इंडिफरेंस। सर इक्वी यूटिलिटी क्यों बोल रहे हो आप? इक्वी यूटिलिटी, सब में बराबर संतुष्टि है ना बच्चों। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशंस है, वो बराबर संतुष्टि दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं बेटा? बराबर की। इसीलिए हम इसको आइसो यूटिलिटी भी कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोल रहे हैं। दोबारा बोलो, ऑर्डिनल एनालिसिस है, हिक्स एलन ने दिया है सर, ग्राफिकली शो करते हैं। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वांटिटीज दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। करेक्ट है? बिल्कुल सर। सर आईसी मतलब आप ये कह रहे हो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है? हाँ बेटा, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन दैट गिव्स यू इक्वल सेटिस्फेक्शन, इसी को तो कहते हैं कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट है अमंग देम। मतलब जितने ए बी सी डी ई एफ जी जितना भी, उन सब में क्या है बेटा? वो इंडिफरेंट है। मतलब प्रेफर ऑल कॉम्बिनेशंस इक्वली, सबको इक्वली ही वो प्रेफर करेगा। वो कानून अंधे होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? सबको इक्वली प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है। आ जाओ टॉपिक नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। नाम क्या है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है इंडिफरेंस कर्व मैप। आप ना अपने सामने बुक ओपन कर लेना बेटा, लाइन बाय लाइन ना पढ़ा दिया है, बता दिया है। जितनी चीजें तुम देख सकते हो ना अपने बुक के अंदर की ये इंपॉर्टेंट है, सब बता दिया है बच्चे, कुछ नहीं छोड़ा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इंडिफरेंस कर्व मैप की बात करते हैं, आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है सर? टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व मैप है, पहले तो ये देखो बताता क्या है। ये बताता है एंटायर यूटिलिटी। क्या बताता है बेटा? एंटायर यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का एंटायर यूटिलिटी फंक्शन है, बात करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय आईसी मैप। ठीक है सर, आईसी मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले डेफिनेशन पे आ जाओ। आईसी की बात करें, आईसी अगर मैप की बात करें तो सेट ऑफ आईसी होता है। मतलब मैं सिंपल आपको दिखा के बताता हूँ ना। ये देखो, ये देख रहे हो तुम, ये वाला, ये क्या है? ये आईसी मैप है। बोलो क्या ये इंडिफरेंस कर्व का मैप है। मतलब क्या? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व, तीन इंडिफरेंस कर्व। मतलब जब भी कहते हैं हम लोग किसी एक कर्व के ऊपर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए जाते हैं, तो उसी को तो इंडिफरेंस मैप कहते हैं। बोलो ना, एक कर्व के ऊपर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दिए जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस कर्व का मैप। तो सेट, सेट मतलब क्या? एक से ज्यादा है। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। और बढ़िया वाली डेफिनेशन सुनो, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या बात है सर! कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन विच ईच कर्व रिस्पॉन्ड्स टू द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये नहीं समझ में आई सर? अभी तक तो आप बता रहे थे कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशन होंगे बराबर सेटिस्फेक्शन देंगे। आप कह रहे हो अब कर्व जो है वो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देंगे। कितने भोले हो ना तुम बच्चों। आओ देखो, मैंने कहा कि अगर आप बात करते हो इंडिफरेंस कर्व 1 पे जितने कॉम्बिनेशंस होंगे दैट विल गिव यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। करेक्ट? सही है सर। बेटा लेकिन इससे ऊपर IC2 एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व है ना, तो IC2
ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कैरी करेगा। मान लो इसके मुकाबले यहां पर कोई भी, अगर मान लो आपके पास इस वाले IC1 पे, तो x की कितनी यूनिट है बेटा? मान लेते हैं x की सर 2 यूनिट है, y की कितनी है बेटा? y की 3 यूनिट है, यही है ना। लेकिन यहां देख रहे हो आप क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या हो रहा है कि x की यूनिट 3 हो गई, y की यूनिट चलो कांस्टेंट भी मान लेते हैं 3। तो आपको नहीं दिख रहा कि इस वाले कॉम्बिनेशन में ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं? हाँ सर, IC2 पे ज्यादा मिल रहे हैं सर, IC3 पे तो और ज्यादा मिलेंगे। अरे पकड़ लिया तुमने बात को, IC3 वाले पे तो और ज्यादा गुड्स एंड कॉम्बिनेशन, भाई इस वाले कॉम्बिनेशन पे तो ज्यादा गुड्स होंगे ना। और आपने एजम्पशन याद करो, अपने एजम्पशन में क्या पढ़ा बच्चों? आपने एजम्पशन में पढ़ा, देखो मोर गुड्स मतलब मोर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मोर इज बेटर, है ना। ज्यादा गुड्स का मतलब क्या है बेटा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, वहां से ज्यादा संतुष्टि आपको मिल जाएगी। हाँ सर, अब आ रही है बात समझ में। मतलब आप ये बताना चाहते हो कि IC3 जो है वो ज्यादा संतुष्टि देगा IC2 के मुकाबले, और IC2 ज्यादा संतुष्टि देगा बेटा IC1 के मुकाबले। ठीक है सर, अब आ जाओ डेफिनेशन पे वापस से। सर क्या पढ़ा रहे हो? इंडिफरेंस कर्व का मैप। बोलो ये क्या दिखाता है बेटा? ये दिखाता है एंटायर यूटिलिटी फंक्शन। क्या दिखाता है? एंटायर। मैंने बोला था ना, एक कंज्यूमर IC1 पे जाएगा, IC2 पे जाएगा, IC3 पे जाएगा, ये सब ऑप्शन है उसके पास। लेकिन IC1 वाले जितने कॉम्बिनेशन है वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, IC2 वाले IC1 से ज्यादा देंगे, लेकिन IC2 के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। ये बात ध्यान रखना है। IC3 वाले जो है वो IC1 और 2 से ज्यादा संतुष्टि देंगे, लेकिन IC3 के ऊपर जितने कॉम्बिनेशन है दैट विल गिव यू द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो एंटायर यूटिलिटी फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? बोलो एंटायर यूटिलिटी फंक्शन एक कंज्यूमर की लाइफ में क्या हो सकता है भैया? इक्वल सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फेक्शन, कम सेटिस्फेक्शन, सब बता दिया। रिप्रेजेंटेड बाय IC मैप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन विच ईच कर्व what corresponding to the different level of satisfaction। भाई IC3 greater than IC2, IC2 greater than IC1। अपवर्ड और राइटवर्ड इंडिफरेंस कर्व जो है वो ज्यादा यूटिलिटी देता है ना। ये देखो अपवर्ड IC1, IC2, IC3, तो अपवर्ड वाला या राइटवर्ड वाला जो होता है IC3 क्या ज्यादा अपवर्ड है, ज्यादा राइट में, तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। उससे कम में ये आ जाएगा, उससे कम में ये आ जाएगा। तो अपवर्ड वाला ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट करता है, तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको देता है बच्चों। डन सर, डन। चलो आगे बढ़े, टॉपिक नंबर 5 की तरफ चलें क्या? इजाजत है? आइए टॉपिक नंबर 5 की तरफ। टॉपिक नंबर 5 कहता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के समझ में ही नहीं आता जनरली। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिलो दिमाग तक ये टॉपिक पहुंचा दूं। आइए बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोल रहे बेटा? MRS। क्या बोल रहे हैं? MRS। पहले तो ये समझ लो, ये जो रेट होता है ना वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? डिक्रीजिंग। और इसी की वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व जो बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है। कैसा बनता है? ये कॉन्वेक्स बनता है टू द ओरिजिन। ठीक है सर, पहले तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझो। ये क्या है? देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट। अच्छा सर ये क्या है? रेट है। देखो ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूं मैं तुम्हारे। ये क्या है बच्चों? ये एक रेट है। बोलो ना क्या है ये? दिस इज अ रेट। क्या है? बोलो रेट है। एट विच द कंज्यूमर इज prepared to exchange goods X and Y holding the level of satisfaction constant। ये क्या मतलब है? मूविंग along the indifference curve। देखो मेरे बच्चों, आ जाओ कर्व पे। देख रहे हो आप, मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है। मैंने कहा कि भाई मैं ना पहले वाले कॉम्बिनेशन पे मैं यहां x की ना 1 यूनिट कंज्यूम करूंगा और y की 12। बोलो ना x की कितनी? 1 और y की कितनी? 12। x क्या है सर? x फूड है और y क्या है सर? क्लोथिंग। तो मतलब क्या कर रहा हूं, एक तो खाना और 12 कपड़े। देख रहे हो तुम, एक ही खाना चाहिए, कपड़े 12 चाहिए। देख रहे हो ना तुम? हाँ। अब क्या हो रहा है सर? हम चल रहे हैं पॉइंट बी की तरफ। मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़े कपड़े कम कर दूं भैया, मैं थोड़े कपड़े कम कर दूं, लेकिन मैं ना फूड एक और बढ़ाना चाहता हूं। डेल्टा एफ का मतलब क्या है? मैं एक और फूड बढ़ाना चाहता हूं। कितना बेटा? ये देखो ये एक है, ये क्या है बेटा? एक फूड मैं इतना बढ़ाना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, तो मैंने ना यहां से ये जो है ये वाला डेल्टा सी इतना इतना
इतना मैंने क्लोथिंग जो है सेक्रीफाइस कर लिया। क्या कर लिया बेटा? क्लोथिंग सेक्रीफाइस कर लिया। और नया कॉम्बिनेशन जो आ रहा है जिसमें मेरा फूड तो 2 है लेकिन बच्चों क्लोथिंग कितना है? 6। तो मैंने सेक्रीफाइस कितना किया है बेटा? 6 यूनिट सेक्रीफाइस किए हैं। किसके? बोलो ना, किसके? सर आपने 6 यूनिट क्लोथिंग के सेक्रीफाइस किए फॉर गेटिंग द 1 मोर यूनिट ऑफ फूड। फूड का एक ज्यादा यूनिट लेने के लिए। तो इसका आप देखो जो रेट बनेगा वो रेट क्या बनेगा मेरे बच्चों? जो रेट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए जस्ट अ सेक। हाँ, इसका जो रेट बनने वाला है, चलो यहाँ शायद हमारे पास कोई शेड्यूल गिवन नहीं है बट इट्स ओके। नहीं है तो हम खुद बना लेंगे। हाँ, शेड्यूल गिवन नहीं है बच्चों, हम खुद बना लेंगे। नो इश्यूज एट ऑल, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, चलो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं फिर मैं आपको शेड्यूल की तरफ लेकर के चलूंगा बच्चों। देखिए समझ में आ रही बात? अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ना थोड़ा सा एक और फूड बनाने का मन है। तो इस बार मैंने कहा अगर मैं एक्स्ट्रा फूड लेना चाहता हूँ ना, तो इस बार मैंने कहा मैं क्लोथ ना पिछली बार की तरह 6 सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, 6 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। इस बार मैंने कहा मैं ना इस बार केवल और केवल जो है, बोलो कितने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बेटा? हाँ, 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। कितने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ बेटा? 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं। फिर अगली बार एक और फूड बढ़ाना चाहता हूं तो इसकी अब की बार जो है बच्चों मैंने इतना सेक्रीफाइस नहीं किया। इस बार मैंने केवल 1 यूनिट ही सेक्रीफाइस किया। मतलब आप देख रहे हो पहले मैंने सेक्रीफाइस किया 6:1। फिर मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? बोलो बोलो ना। फिर मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? पहले तो देखो 12 से आप 6 पे आ गए थे। 6 के बाद फिर आपने 4 यूनिट मतलब 2 यूनिट ही सेक्रीफाइस किया। 2:1। क्या बोले बेटा इसको? 2:1। और फिर तीसरी बार में मैंने क्या किया? 1:1 मतलब एक एक्स्ट्रा। ये क्या बेटा? फूड। एक मिनट बेटा, ये क्या है? फूड। एक्स्ट्रा फूड लेने के लिए मैं क्लोथिंग कितनी सेक्रीफाइस कर रहा हूं? तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? 6:1, 2:1, 1:1। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो रहा है बेटा? फॉल कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। सर ऐसा हो क्यों रहा है? लॉजिक बताओ। लॉजिक बताता हूं। देखो आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे देखना, मैंने कहा मैं एक एक्स्ट्रा फूड लेना चाहता हूं। पहली बार में मैं उसके लिए 6 क्लोथ को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गया। फिर मैं कहता हूं दोबारा एक और एक्स्ट्रा मैं फूड लेना चाहता हूं। अब की बार मैं केवल 2 ही फूड सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना एलडीएमयू क्या बोलता है, जैसे ही आप सक्सेसिव यूनिट, हाँ एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन और बढ़ाते हो तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलती है। मतलब इस एक्स्ट्रा एक और फूड से मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो गई है? मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है? कम। जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है तो इसके लिए मैं सेक्रीफाइस भी क्या करूंगा मेरे बच्चे? कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कह रहा हूं। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। सर एक अगर आप एक्स्ट्रा फूड लेना चाहते हो तो उससे आपकी संतुष्टि कम हो जाएगी। ये लॉ हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में, एलडीएमयू में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की सक्सेसिव यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो भैया मार्जिनल यूटिलिटी या संतुष्टि जो है वो कम हो जाती है। जब मेरी संतुष्टि एक्स्ट्रा यूनिट से कम होगी तो मैं सेक्रीफाइस भी तो कम करूंगा। एक और एक्स्ट्रा यूनिट से मेरी संतुष्टि कम हो रही है, मेरी एमयू कम हो रही है, तो मैं सेक्रीफाइस और कम करूंगा मेरे बच्चों। हाँ या नहीं? दैट्स वाई मेरे पास जो ये रेट आ रहा है दैट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। कैसा है बच्चों? डिक्रीजिंग इन नेचर है। ठीक है, हाँ सर क्लियर है सर। आ जाओ ये एक बार आप पढ़ लीजिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक रेट है एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज द गुड्स एक्स एंड वाई होल्डिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट। सेटिस्फेक्शन का लेवल कांस्टेंट रहेगा। एक इंडिफरेंस कर्व पे वैसे भी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलोंग द सेगमेंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व refers to maximum rate at which the consumer would willingly exchange units y for unit x, है ना? यूनिट y को बढ़ाने के लिए x की कितनी यूनिट हम कम कर रहे हैं। the MRS at any point of the indifference curve is equal to the slope of the curve at that point। वो किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो स्लोप के बराबर होता है। ये देखो ना, इसी से तो ये स्लोप बन रहा है। ये हमारा 1 है, ये हमारा कितना है बच्चों?
6, फिर हमारा ये 1 है, ये कितना है 2, फिर हमारा ये 1 है, ये कितना है बच्चों ऊपर से नीचे, ये हो गया हमारा 1, 1:1, ठीक है। तो ये स्लोप प्रिपेयर करता है और दैट्स व्हाई याद रखिएगा ये क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कैसा होता है ये, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट अ पॉइंट MRS XY टेल्स अस, एक्स और वाई का जो MRS है टेल अस द मैक्सिमम रेट एट विच द कंज्यूमर विलिंगली टू ट्रेड गुड्स वाई फॉर अ इनफाइनाइट इनफाइनाइटिसिमल बिट मोर ऑफ गुड्स एक्स। मतलब क्या है इसका मतलब, ये देखो इसका मतलब है कि ना अगर आप x के यूनिट को बढ़ाना चाहते हो ना तो मैक्सिमम कितना y के यूनिट को सेक्रीफाइस करोगे, मैक्सिमम कितना सेक्रीफाइस करोगे, इसका मतलब ये, ठीक है। तो भैया मैंने कहा पहली बार में 6 करूंगा, दूसरी बार में 2 करूंगा, तीसरी बार में 1 करूंगा, यही मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम सेक्रीफाइस रहेगा, ठीक है। चलो हमने देखा एमआरएस क्या कर रहा है बेटा, फॉल कर रहा है, हमने ये देख लिया। मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द फूड ट्रेड ऑफ और रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन बिकम स्मॉलर, है ना। जैसे जैसे आप ज्यादा फूड कंज्यूम करोगे तो सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो स्मॉलर होगा। जो आप सेक्रीफाइस कर रहे थे क्लोथिंग, दैट इज ही इज प्रिपेयर टू गिव लेस एंड लेस यूनिट ऑफ द क्लोथिंग। हाँ सर बता चुके आप, ठीक है। डाउन एज इंडिफरेंस कर्व ही गेन्स यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड्स एक्स बट लूजेस द इक्वल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। जैसे हम एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं ना तो हमें सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है लेकिन क्या हो रहा है बेटा, वो कम हो रहा है। दैट्स व्हाई जस्ट क्योंकि हमारी यूटिलिटी कम हो रही है इसलिए हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस है वो भी क्या किया बेटा, कम किया है, ठीक है सर। समझ में आ रही बात, आ जाओ आगे बढ़े। इस बीच में कुछ भी नहीं है बेटा, ऊपर जो बातें लिखी हैं उसको ग्राफिकली यहां पर समझा रखा है, ठीक है। मूविंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व, आप देख रहे हो इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है बेटा, डाउन नीचे की तरफ मूव हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, जब आप एक कमोडिटी देखो ना बेटा, जब आप एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो या एक कमोडिटी देखो का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, है ना। अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसको कम करो, इसको बढ़ाना चाहते हो तो इसको कम करो, और बढ़ाना चाहते हो सर तो और कम करो एक को, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या, मूविंग डाउन द इंडिफरेंस कर्व, आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। चलो द वांट ऑफ द पर्टिकुलर गुड इज सेटिएबल, वांट क्या होता है बेटा, सेटिएबल होता है। सो दैट व्हेन अ कंज्यूमर हैज मोर ऑफ इट his intensity of want for it decreases, thus our example when the consumer has more of the goods food his intensity of the desire for the additional unit of the food decreases, या ना याद रखिएगा बेटा। ये जो हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं सेटिएबल का, सेटिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि सर अगर वो एक ना फूड को ज्यादा लेना चाहता है तो फूड से उसकी धीरे धीरे जो है यूटिलिटी कम हो जाएगी तो वो सेक्रीफाइस भी कम करेगा, दैट इज कॉल्ड सेटिएबल, ठीक है। मोस्ट गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर, है ना। ज्यादातर गुड्स क्या होते हैं बेटा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। सोचो एक तरफ क्या है, एक तरफ क्लोथ है, दूसरी तरफ क्या है, फूड है। क्लोथ और फूड क्या एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए कह रहे हैं जनरली ऐसा होता है कि दोनों क्या है बेटा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। इसको जरा यहां देख लीजिए आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए टोटल यूटिलिटी चेंज हो रहा है ड्यू टू क्लोथिंग कंजम्पशन, तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डेल्टा क्वांटिटी ऑफ सी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी। तो हमने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई किया क्या बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी, क्लोथिंग वाला। फिर यहां देखो हमने फूड को बढ़ाया ना, तो यहां क्या बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं भैया देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एफ। और जब हम इसको एक जगह पे रखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एफ। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे जो हमें मिलता है वो ये मिलता है, क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है बेटा डेल्टा क्वांटिटी ऑफ सी, जो हमने क्या किया, सी को सेक्रीफाइस किया, चेंज इन क्लोथिंग, है ना, जो सेक्रीफाइस वाला था, और चेंज इन फूड जो हमने गेन किया इज इक्वल्स टू माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फूड डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी। याद रखिएगा पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वो माइनस में है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसको लॉस कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये इक्वेशन याद रखिएगा आप, इक्वेशन याद रखिएगा बच्चों, एंड आई होप ये इक्वेशन आपके समझ में आ भी रहा होगा कि इक्वेशन बना कैसे है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। इसीलिए जब आप बात करते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई की, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर एम यू एक्स बाय एम यू वाई आ जाता है, क्या आ जाता है ये, एम यू एक्स बाय एम यू
वाई आ जाता है। ये इसका इक्वेशन हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन mu x बाय mu y। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। आ जाओ टॉपिक 6 पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की चर्चा करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है कैसी। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड होता है। जब भी दो कमोडिटी की बात होती है, एक कमोडिटी को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम। ये लिखा है देखो, this property implies that two commodity can be substituted for each other and then amount of one good in the combination is increased। अगर आप एक को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को, and the amount of other good is reduced, तो दूसरे को आपको कम करना पड़ेगा। that's why ये क्या है बच्चों, that's why ये downward है to the right, downward है to the right, नीचे की तरफ है, that means right की तरफ है। ठीक है, downward। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और मैंने आपको बताया था ना वो कॉन्वेक्स क्यों होता है बच्चों, कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों होता है बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस की वजह से। और वो कैसा होता है एमआरएस, डिक्रीजिंग इन नेचर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है बच्चों, डिक्रीजिंग इन नेचर। देखिए ध्यान से, देखिए it has been observed that more and more of one commodity x is substituted for another, है ना। x को बढ़ाओगे y को कम करना पड़ेगा। ठीक है, कंज्यूमर की विलिंगनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है सेक्रीफाइस करने की। क्यों, क्योंकि भैया आगे वाले से सेटिस्फेक्शन भी कम हो गया ना, एलडीएमयू लग गया भाई। हाँ सर, इसी को तो हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कैसा बताया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दस इन अकर एग्जांपल ऑफ द फूड एंड क्लोथिंग, जो ऊपर हमने लिया था। अगर आप फूड को बढ़ाना चाहते थे तो पहले तो 6 यूनिट हमने क्लोथ के सेक्रीफाइस किए थे, फिर 4 पे आ गए थे, फिर 2 या 1 पे आ गए मान लो। मतलब क्या, धीरे धीरे हमारी सेक्रीफाइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुड्स इज सेटिएबल, याद है ना, सेटिएबल अभी पढ़ाया था मैंने आपको। एंड एज अ पर्सन हैज मोर एंड मोर गुड्स, है ना, पर्सन के पास जैसे जैसे गुड्स बढ़ता रहेगा उसकी सेटिस्फेक्शन उससे कम होती रहेगी, और सेटिस्फेक्शन अगर कम हो जाएगी तो मेरे बच्चों वो उस चीज की डिमांड को लेने के लिए कम से कम सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, यही कर्व जो है, यही कर्व का कारण है। देखो पहले, देखो ध्यान से बच्चों, यहां क्या हो रहा है, ये हम पहले जो है ना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना गेन करने के लिए, 1। तो ये सेक्रीफाइस है 6 का। फिर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना भैया, मान लो 4 का सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, 1 गेन करने के लिए। फिर सेक्रीफाइस कर रहे हो 2 का, 1 गेन करने के लिए। फिर सेक्रीफाइस कर रहे हो 1 का, 1 गेन करने के लिए। और जब आप इसको मिलाओगे मेरे बच्चे, जब आप इसको मिलाओगे तो ये जो मिल करके बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा इंडिफरेंस कर्व। क्या बनेगा बेटा, इंडिफरेंस कर्व बनेगा। ठीक है, चलो अब इन दो सिचुएशंस को अलग से ध्यान से देखना है बच्चों। इसमें कह रहे हैं ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस भी हो सकते हैं। ये दो क्या हो सकते हैं बेटा, एक्सट्रीम सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला पहला कह रहे सर ऐसा हो सकता है, बोला कैसा, कि रेट जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कह रहे देखो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर होंगे। ऊपर आपको मैंने क्या बताया था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है भैया। फूड और क्लोथ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, वैसे तो देखो जनरली परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वेग अवधारणा है, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का, तो भाई जनरली मैं कह सकता हूं टी की जगह पे हम कॉफी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर है, कंज्यूमर इज कंप्लीटली इंडिफरेंट। अब तो ये बिल्कुल ही इंडिफरेंट हो जाएगा एज टू कंज्यूम एंड विलिंगनेस टू एक्सचेंज वन, है ना। वो चाहेगा कि भैया दूसरे वाले को चेंज करके कितने वाले से कितने सेक्रीफाइस करूं। अगर एक को बढ़ाना है तो सेक्रीफाइस कितना करना चाहेगा। वो जनरली क्या करेगा, यूनिट ऑफ एक्स एंड यूनिट ऑफ वाई इज इंडिफरेंस कर्व ऑफ दीज टू गुड्स आर देयरफॉर स्ट्रेट और पैरेलल लाइन टू द कांस्टेंट स्लोप। भैया यहां पर ना एक एक्स्ट्रा के लिए एक ही सेक्रीफाइस करेगा, फिर एक एक्स्ट्रा के लिए एक ही सेक्रीफाइस करेगा, फिर एक एक्स्ट्रा के लिए एक ही सेक्रीफाइस करेगा। तो जनरली जो उसके पास इंडिफरेंस कर्व आएगा वो क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट एमआरएस होगा, इसलिए क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइंस आएंगी। बोलो क्लियर है क्या, स्ट्रेट लाइंस आएंगी या क्या आएंगी बेटा, पैरेलल लाइंस आएंगी। ये देखो ये आपके पास गिवन है यहां पर, ये देख रहे हो, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकंड स्ट्रेट लाइन, क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी देख रहा, एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स आर परफेक्ट
कॉम्प्लीमेंट्री। सर ऊपर क्या थे? सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन रहे थे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन, याद रहेगा ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री याद है ना, दोनों गुड्स को मिला करके जब एक नीड को पूरा करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल मेरे राइट शूज और लेफ्ट शूज, लेफ्ट फुट के शूज और राइट वाले शूज दोनों, ये क्या है बेटा? भैया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है बच्चों? बोलो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है बच्चों, ठीक है। व्हेन द कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड टू कंज्यूम दीज ओनली इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, when the two goods are perfect complementary goods, left wale shoes, right wale shoes, the consumer consumes only bundle like A and B, which in which both x and y in the equal proportion है। ऑब्वियस सी बात है ना भैया, मेरे पास बंडल x में जितने हैं उतने ही बंडल y में। मतलब भाई अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड के मेरे पास शूज हैं लेकिन राइट हैंड साइड के मेरे पास शूज नहीं है, काम चलेगा क्या? नहीं। इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसे कंज्यूम करते हैं। अब देखो, he will not substitute x for y, ऐसा x को बढ़ाने के लिए y को कम कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेगा ना? कर देंगे अगर तो भैया मेरे पास राइट हैंड शूज के शूज तो बढ़ जाएंगे, राइट हैंड कह रहा हूं बेटा, राइट फुट के शूज तो बढ़ जाएंगे, लेफ्ट फुट के शूज कम पड़ जाएंगे बच्चों, कम पड़ जाएंगे ना। अच्छा लगेगा तुमको? तुम्हारी अलमीरा में राइट फुट के शूज रखे हुए हैं और लेफ्ट वाले, अरे तुमने सेक्रीफाइस किए थे ना भाई। नहीं सर, जनरली एक कंज्यूमर ऐसा नहीं करेगा। कंज्यूमर है क्या? रैशनल। कैसा है बेटा? रैशनल है। चलो देखो, extra piece of the other goods is worthless for him, हाँ पता है सर। the reason is that neither an additional left shoes nor a right shoes without a paired one of each adds to his total utility। याद रखिएगा, ना ही वो लेफ्ट वाले शूज को सेक्रीफाइस करेगा ना ही राइट वाले शूज को करेगा, जब तक कि दोनों पेयर में ना बढ़े, पेयर में ना कम हो। इन सच अ केस द इंडफरेंस का will consist of the two straight line with the right angle bent, हाँ, with the convex of the origin, or the other word it is what? L shaped। क्या मतलब है देखेंगे बेटा, L शेप का है ये कह रहे हैं, ठीक है ना। कैसे बनेगा L शेप का? हाँ, टू राइट लाइंस और राइट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे। क्या? राइट लाइंस, राइट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ बेटा, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये और ये देख रहे हो, मेरे पास एक जूता लेफ्ट का, एक जूता राइट का, मेरे पास एक जूता लेफ्ट का, एक जूता राइट का। मैं इससे आगे या इससे इधर मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा? चेंज नहीं करूंगा। दैट्स वाई ये क्या बन रहा है बेटा? राइट लाइन बन रहा है ना, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, और एल शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा? एल शेप बन रहा है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, आगे बढ़े। देखो बेटा, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व जो बेटा एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। भाई इंडिफरेंस कर्व में हमने क्या पढ़ा था? दो कमोडिटी होने चाहिए। कितने बेटा? दो। और हायर वाला हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा, लोअर लेवल वाला जो है उसमें कम गुड्स होंगे, कम सेटिस्फेक्शन होगा। द टू not two indifference curve will intersect each other although it is not necessary that they are parallel to each other, है ना, करेक्ट है ना। in case the intersection of relationship becomes logical and absurd because it would show the higher and lower level are equal। इसमें क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ए वाले पॉइंट पे हायर लेवल IC2 और IC1 दोनों इक्वल हो गए, हाँ या ना, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है देन द IC1। इट implies that combination B and C are giving the equal level of satisfaction, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है बच्चों, करेक्ट है। चलो, आपको ये भी पता है हायर इंडिफरेंस कर्व जो कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, क्यों? क्योंकि जो IC3 है उसमें ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज है देन IC2 एंड IC1, ये भी पता है हमें सर। इंडिफरेंस कर्व विल नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी भी देखो ना, ऐसा नहीं बनेगा कि आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, ठीक है, और जा करके ना ये इसको टच कर रहा है या फिर जा करके ना इसको टच कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सर दो कमोडिटी मॉडल है, दो कमोडिटी की बात करते हैं। देखो, another characteristics or feature of the indifference curve is that will not touch x axis और y axis। ये ना ही x axis को टच करेगा ना ही ये y axis को टच करेगा। this is born out of our assumption कि consumer is considering different combination of two commodities। तो एक कमोडिटीज की बात थोड़ी होगी, अगर वो यहां पर इसको टच कर रहा है बेटा, देख लो y एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब क्या है? x जीरो है, x क्या है बेटा? जीरो, और x एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? y आपका क्या है बेटा? जीरो है। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हमारी एजम्पशन ऐसी है ही नहीं। हमने जो माना है
हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं है बच्चों। चलो जी आगे बढ़े बेटा। चलो सर आगे बढ़ते हम लोग बजट लाइन की तरफ। किसकी तरफ बेटा? बजट लाइन की तरफ। यहां से देखते हैं एक बार बजट लाइन को। टॉपिक नंबर 7। मैंने आपको बजट लाइन में क्या बताया कि टोटल यूटिलिटी मेथड। बोलो टोटल। देखो बजट लाइन पढ़ने से पहले ना एक बार मैं टोटल यूटिलिटी मेथड, जो यूटिलिटी मेथड आपको अभी बताया है, या फिर कह लो इंडिफरेंस कर्व मेथड जो बताया है आपको। सो इंडिफरेंस कर्व में, टोटल यूटिलिटी में जो इंडिफरेंस कर्व मेथड से मैंने आपको बताया, पर्सन्स कंजम्पशन या बिहेवियर जो है, पर्सन का क्या बताया मैंने, कंजम्पशन या उसका बिहेवियर। वही मैंने बताया ना आपको, IC3 ज्यादा सेटिस्फाई करती है IC2 IC1 से। बिहेवियर ही तो है ये। क्या है ये? बिहेवियर है ना। मैंने आपको बताया ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजिंग होता है, तो इसी वजह से कॉन्वेक्स बनता है। बिहेवियर ही तो है। तो हमने क्या किया अभी तक? सर अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व के जरिए एक कंज्यूमर का बिहेवियर पता किया, पर्सन्स कंजम्पशन बिहेवियर है ना, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के जरिए। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है इन अटेम्प्ट टू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब देखो एक बात बताओ, मेरे को पता है कि मेरा ना IC1 ये है, IC2 है या IC3, मुझे ना सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां से मिल रहा है? IC3 से। बोलो कहां से मिल रहा है बच्चों? IC3 से। दिक्कत क्या है? पकड़ लो ना जाके IC3 को, कहो यही मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल है, यही मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल हो, पकड़ लो भाई IC3 को पकड़ो। हर कंज्यूमर यही कर लेगा भैया। लेकिन समस्या इतनी थोड़ी है भाई। तो IC5 पे जाना चाहता है, IC9 IC10 पे जाना चाहता है, जेब में तेरे चिल्लड़ नहीं है, बात बनेगी क्या? नहीं। मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो तुम चाहते हो, लेकिन भैया एक और बाधा है इसमें। मतलब बाधा क्या है भाई? बाधा ये है, बजट देख ले अपना, बजट देख ले, उसके हिसाब से बात करेगा ना। ऐसे तो हर किसी की इच्छा होती है, ओ भाई ये भी खाएंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। बजट भी तो देखना होता है। सबसे पहले हम क्या आएंगे बेटा, किस पे आएंगे? बजट पे। तो मतलब क्या, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो हायर IC देती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजट कम्स इन पिक्चर। यही बजट आ जाता है बेटा पिक्चर में। बजट का मतलब क्या है बेटा? तुम्हारी आय और वस्तु की कीमत दोनों मिला करके देखेंगे हम लोग। द कंज्यूमर्स मैक्सिमम वेलबींग, कंज्यूमर कब अपना मैक्सिमम वेलबींग कर पाएगा? सब्जेक्ट टू द बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट बाधा के अनुरूप वो कैसे मैक्सिमम वेलबींग कर पाएगा। यही तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, कि तेरा बजट इतना है और तुझे पता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो पहुंचना चाहता है, तो देख कहां मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है। यही तो बात करनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, यही बात करनी है बच्चा। आओ हाँ जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यही बात करनी है। बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन का इक्वेशन क्या है? देखो बच्चों, मान लीजिए दो कॉमोडिटी आपके पास, एक है एक्स और दूसरा क्या है? वाई। तो आपको देखना है प्राइस ऑफ एक्स, आपको देखना है प्राइस ऑफ वाई, आपको देखना है क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई। देखो प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई कर दो, और बी क्या है? मनी वैल्यू। अगर ये इक्वल या मोर होते हैं, मतलब क्या, तुम्हारे पास मान लो 100 रुपए और ये प्राइस एंड क्वांटिटी को ऐड करके ना 80 हो जाए तो भी चलेगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब मनी वैल्यू ज्यादा है तुम्हारी, और ज्यादा से ज्यादा ऐसा ना हो, तो ऐसा तो हो कि भैया 100 रुपए है तो 100 रुपए के बराबर प्राइस एक्स क्वांटिटी एक्स प्राइस वाई क्वांटिटी वाई होना चाहिए, तब जाकर के वो कहोगे भैया कि हम ना बजट बाधा के अनुरूप काम कर रहे हैं। किसके अनुरूप काम कर रहे हैं बेटा? बजट बाधा के अनुरूप काम कर रहे हैं। डन ना? हाँ सर, ठीक है सर। आओ एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाली लाइनों में जो मैंने आपको बताया, वहां तो वही सब कुछ लिखा है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया इन लाइनों में, ठीक है। फिर देखो, मैक्सिमाइज देयर वेलबींग सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट पढ़ा चुका ना बच्चों, अभी बताया आपको। हाँ सर, क्या मैं ये इक्वेशन भी बता चुका हूँ आपको? हाँ। अच्छा देखो सर, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में जनरली कब आएगा? जब प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई बराबर हो जाए किसके बेटा? टोटल जो मनी है उसकी। मान लेते हैं दो कमोडिटी एक्स और वाई, एक्स का प्राइस है 20 और वाई का प्राइस कितना है बेटा? 10। एक्स का प्राइस है 20, वाई का प्राइस कितना है? बोलो 10 रुपया। एक्स का प्राइस 20, वाई का प्राइस 10। तो भैया इसमें कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, कॉम्बिनेशन है ना। एक्स का प्राइस है 20 और वाई का प्राइस है 10। क्या क्या कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तुमको? मान लो कि अगर अगर तुम आइसक्रीम 0 ले रहे हो, एक्स की 0 यूनिट ले रहे हो, तो 100 रुपए कहां खर्च करोगे? टोटल तुम्हारे पास 100 रुपए है बच्चों, 100 रुपए है टोटल, ठीक है। बी कितना है तुम्हारा? बी कह लो या एम कह लो, कुछ भी कह लो। टोटल मनी कितना है तुम्हारे पास? 100। तो बच्चों 10 into 10 100 आपने चॉकलेट पे खर्च कर दी,
ठीक है। अगर आपने आइसक्रीम 1 किया तो अब आप चॉकलेट 8 ही ले सकते हो, अगर आइसक्रीम 2 किया तो 40 यहां खर्च हो गए भैया, 60 ही रह गए, तो चॉकलेट आप 6 ले सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशंस बन रही हैं आपके पास। अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस को बच्चों बजट पे दिखाता हूं तो कैसे दिखेंगे बजट पे, देखो अगर इन कॉम्बिनेशंस को हम बजट पे दिखाते हैं तो बजट पे ये कॉम्बिनेशंस कैसे दिखेंगी। थोड़ा सा हैंग हो रहा है बच्चों, डोंट नो व्हाई। हाँ, तो ये ऐसा बजट लाइन होगा। सर बजट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है क्या बेटा? बजट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा हर बार ना, आप देखो ना, आपके पास b कितना है? b है 100, तो हर बार जब भी आप अपने इक्वेशन का यूज करोगे, प्राइस ऑफ x क्वांटिटी ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y क्वांटिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू m, ये हमेशा क्या आएगा? 100 आएगा। क्या आएगा? ये 100। दैट्स व्हाई क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। बजट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बजट लाइन और प्राइस लाइन। इन सिंपल वर्ड, बजट लाइन शोज व्हाट? बेटा डेफिनेशन लिखिए, इट डिपिक्ट्स व्हाट? those combination of two goods which a consumer can buy spending is given money income, मतलब 100 रुपए। कितने रुपए बेटा? 100 रुपए। लिमिटेड इनकम है ना, 100 रुपए खर्च करके ऑन द टू गुड्स। कितने गुड्स पे बेटा? एक्स पे और वाई पे, चॉकलेट पे और आइसक्रीम पे। ठीक है, फॉर देयर गिवन प्राइजेस, प्राइजेस भी गिवन है, प्राइस है 10 रुपया एंड 20 रुपया। बोलो प्राइस एक का कितना है? 10, एक का दूसरे का कितना है? 20। ऑल द कॉम्बिनेशन, ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच आर विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर्स विल लाई ऑन द बजट लाइन। ये बजट लाइन के ऊपर जितने भी आपको ये कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ना बजट लाइन के ऊपर, ये तुम्हारे ना रीच में है। इससे ऊपर एच वाला ये तुम्हारी रीच में नहीं है, इससे नीचे तुम खर्चा नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि भैया हमारी एजम्पशन है 100 रुपए है तो तुम 100 रुपए खर्च करना चाहते हो। सारे पैसे स्वाहा करने हैं दोस्त, सारे पैसे। ठीक है, ठीक है सर। बस बेटा चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, थोड़ा सा और वेट कीजिए, बस ये भी हम अभी रिजॉल्व कर देंगे। तो वही मैंने बताया, एच जो है बियॉन्ड है, बियॉन्ड द रीच है। ठीक है, प्राइस रेशियो की बात करी मैंने, वो क्या बनता है? पी एक्स बाय पी वाई। कैसे बनता है बेटा? पी एक्स बाय पी वाई को हम क्या बोलते हैं? प्राइस रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहां होगा सर? जनरली कंज्यूमर रीच करना चाहता है कहां पे बेटा? हाईएस्ट पॉइंट पे। कहां पे बेटा? लेकिन उसकी बाधा है। बाधा क्या है? बजट। बाधा क्या है बेटा? बजट। तो बजट के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो द कंज्यूमर हैज अ गिवन इंडिफरेंस मैप, तो ये मैप गिवन है उसके पास। ठीक है, उसमें हायर शोज हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस दिखाता है। ठीक है, एक्स और वाई के लिए। फिक्स्ड इनकम है लेकिन उसकी, है ना, तो उसको वो भी देखना पड़ेगा। प्राइजेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई वो भी फिक्स्ड है। होमोजीनियस एंड डिविजिबल गुड्स होते हैं यहाँ पे, और बेटा उसको रैशनली मैक्सिमाइज करना है अपने, बोलो ना किसको? अपने सेटिस्फेक्शन को। उसको सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है सर। अब क्या करे वो? मेरे बच्चों ध्यान से देखो वो क्या करेगा। देखो अगर मैं कहूं कि सर यहां मैं IC5 पे जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा बजट क्या बोल रहा है? बजट कह रहा है भैया अनअटेनेबल है। IC5 अनअटेनेबल है, IC4 भी अनअटेनेबल है, ये तो भैया मैं अटेन कर ही नहीं सकता। तो मुझे देखना पड़ेगा क्या बेटा? बजट लाइन जो है काट किसको रही है? IC1 को R पे, IC2 को S पे, IC3 को Q पे, फिर IC2 को T पे और IC1 को H पे। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कहां है बेटा? Q पे। मैं कहां ज्यादा सेटिस्फाइड होऊंगा? बोलो Q पे। क्या मैं इससे इधर इधर सेटिस्फाइड हो जाऊंगा क्या? नहीं सर, यहां पर आपको ना कम गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इधर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज कम मिल रहे हैं, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। ये जो बात मैंने कही है ना, यही इन्होंने लिख के दिया हुआ है। पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन पढ़ेंगे जरा, देखियो। कंज्यूमर विल बाय to be in equilibrium, we bring his indifference map on budget line together। दोनों ले आए साथ में इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन पे। इंडिफरेंस मैप डिपिक्ट करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस स्केल बिटवीन द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, एंड बजट लाइन ये भी यही शो करता है भैया क्या अफोर्ड कहां कर सकते हो तुम। तो IC1 IC2 IC3 IC5 सब दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, बजट लाइन PL, बजट लाइन जो है उसका नाम क्या दिया? PL। ठीक है, फॉर द गुड्स एक्स एंड वाई एवरी कॉम्बिनेशन ऑन द बजट लाइन PL कॉस्ट द सेम। हाँ याद रखना बच्चों, बजट लाइन के ऊपर जो भी आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं ना, उसका कॉस्ट क्या है बच्चों? उसका कॉस्ट सेम है ना। जितने भी बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ना, ये जो इसको कट कर रहा है RSQ, ये सब कुछ, ये सब क्या है बेटा? कॉस्ट सेम है। ठीक है, RSQ T और H का कॉस्ट क्या है बच्चों? सेम है।
QTH का कॉस्ट क्या है, सेम है। द कंज्यूमर्स एम क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर को बेटा RS या फिर ये जो नीचे यहाँ पे है T और H, वो ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या, नहीं। उसको ज्यादा सेटिस्फाई क्या करेंगे बेटा, उसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, बोलो क्या, वेट, उसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज क्यू, दैट पॉइंट इज क्यू, ठीक है। हाँ सर, उसको Q वाला पॉइंट ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है आपके Q पॉइंट पे बढ़ेगी। तो मतलब मैं कह दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर ना आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है MRS XY का, वो MUX है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के बराबर है, ठीक है। या वो बजट लाइन के भी तो बराबर है, और बजट लाइन क्या होता है बेटा, प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y। बजट लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपकी यूटिलिटी के बराबर है, यूटिलिटी आपके बजट लाइन के बराबर है बच्चों, ठीक है। एंड दैट्स इट, इतना ही है आपके कोर्स में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।